दुनिया के एक हिस्से में ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध और बढ़ गया है। इसी समय यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसी सीमा पार कर देता है जहां नाटो को सीधे हस्तक्षेप करना पड़ता है और ठीक इसी समय का फायदा उठाकर चीन ताइवान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर देता है। अब अमेरिका के सामने एक नहीं तीन बड़े मोर्चे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान, यूरोप में रूस और इंडो पैसिफिक में चीन। क्या अमेरिका और उसके सहयोगी एक साथ इतने मोर्चे संभाल पाएंगे? आज दुनिया में ऐसे 5 फ्लैश पॉइंट मौजूद है जिनमें बढ़ता तनाव ग्लोबल सिक्योरिटी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और इनमें पहला है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे संवेदनशील स्ट्रेटेजिक रीजन में से एक। यहाँ ईरान है, इजराइल है, पर्शियन गल्फ है, अमेरिका मिलिट्री प्रेजेंस है और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया की हवाई सप्लाई का एक 20% हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसलिए अगर ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष लंबा और व्यापक होता है तो इसका असर केवल बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहेगा। खाड़ी देशों पर दबाव बढ़ सकता है, शिपिंग रूट प्रभावित हो सकते हैं और ऑयल तथा गैस की कीमतों में भारी उथल-पुथल हो सकता है और इसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत, चीन, जापान, यूरोप तक महसूस किया जा सकता है। यानी मिडिल ईस्ट का युद्ध केवल मिलिट्री क्राइसिस नहीं रहेगा, वह ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस में भी बदल जाएगा। यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध पहले ही आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर संघर्षों में शामिल हो चुका है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से वेपन, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स, ड्रोन्स, ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट्स मिल रहा है। अगर किसी घटना, गलत हमले या मिस कैलकुलेशन के कारण यह सीमा टूटती है तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। एक तरफ रूस, दूसरी तरफ नाटो के 32 सदस्य देश जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और कनाडा जैसी शक्तियां शामिल हैं। यह केवल एक और युद्ध नहीं होगा, यह दुनिया के सबसे खतरनाक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में से एक बन सकता है क्योंकि दोनों तरफ न्यूक्लियर पावर मौजूद है। लेकिन सोचिए अगर अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट में उलझा हो, यूरोप में नाटो पर दबाव बढ़ रहा हो और तभी पैसिफिक से तीसरा संकट खड़ा हो जाए, ताइवान। ताइवान ऐसे पर एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन यहाँ होने वाला बड़ा युद्ध पूरे इंडो पैसिफिक को स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल सकता है। चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, वही ताइवान की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी में अमेरिका की गहरी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। अगर ताइवान स्टेट में फुल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तो सवाल केवल चाइना वर्सेस ताइवान का नहीं रहेगा, जापान की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, फिलीपींस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ सकती है और सबसे खतरनाक स्थिति तब होगी जब अमेरिकन और चाइनीज फोर्सेस सीधे आमने सामने आ जाएंगी। कल्पना कीजिए, एक फाइटर जेट गिरता है, किसी वारशिप पर हमला होता है, किसी मिलिट्री बेस पर मिसाइल स्ट्राइक होती है, फिर जवाबी हमला होता है और उसके बाद रिटेलिएशन की एक ऐसी चेन शुरू हो सकती है जिसे रोकना बेहद मुश्किल। और अगर अमेरिका और चीन सीधे युद्ध में उतरते हैं तो असर बैटलफील्ड से कहीं आगे जाएगा, ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होगा, शिपिंग रूट पर दबाव बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है, फाइनेंशियल मार्केट में भारी अनसर्टेनिटी पैदा हो सकती है क्योंकि तब दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां सीधे आमने सामने होंगी। अब स्थिति समझिए, मिडिल ईस्ट में ईरान, यूरोप में रूस, इंडो पैसिफिक में चीन, तीन स्ट्रेटेजिक रीजन एक साथ क्राइसिस में है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है क्योंकि अमेरिका के खिलाफ अगला जो प्रेशर पॉइंट हजारों किलोमीटर दूर नहीं, उसके अपने पड़ोस में हो सकता है। क्यूबा और अमेरिका का इतिहास हमें बताता है कि ज्योग्राफी कितनी महत्वपूर्ण होती है। 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वह समय था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन न्यूक्लियर वार के बेहद करीब पहुंच गए थे। आज परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन क्यूबा की जियोग्राफिकल पोजीशन नहीं बदली है। वह अमेरिका के बेहद करीब स्थित है और अमेरिकन नेवी ने उसका ब्लॉकेट लगाया है। क्यूबा में एनर्जी क्राइसिस चरम पर पहुंच चुका है। अगर किसी बड़े ग्लोबल क्राइसिस के दौरान क्यूबा और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है और रशिया या चाइना जैसी शक्तियों की स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है
तो वॉशिंगटन के सामने अपने ही पड़ोस में नया सिक्योरिटी प्रेशर पैदा हो सकता है। यूक्रेन और ईरान के संघर्षों ने दिखाया कि ड्रोन, सर्वेलांस सिस्टम, साइबर ऑपरेशन और लॉन्ग रेंज टेक्नोलॉजी ने वॉरफेयर को बदल दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि क्यूबा में युद्ध होने वाला है, लेकिन मल्टीपल फ्रंट क्राइसिस की स्थिति में अमेरिका के पास पैदा होने वाला कोई भी नया सिक्योरिटी चैलेंज उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को और जटिल कर सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, इन सभी फ्लैश पॉइंट का असली खतरा अलग अलग होना नहीं है। असली खतरा है इनका एक दूसरे से जुड़ जाना। कल्पना कीजिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका लंबे संघर्ष में फंसा है, उसे वहां एयरक्राफ्ट कैरियर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और लॉजिस्टिक्स बढ़ानी पड़ रही है। उसी समय ताइवान स्ट्रेट में बड़ा संकट शुरू हो जाता है। अब इंडो पैसिफिक में भी अमेरिका मिलिट्री रिसोर्सेज की जरूरत बढ़ जाती है। फिर यूरोप में कोई ऐसी घटना होती है जो रशिया और नाटो को डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के करीब ले आती है। अब तीन बड़े स्ट्रेटेजिक रीजन एक साथ क्राइसिस में हैं और इसी दौरान क्यूबा से जुड़ा कोई नया गंभीर संकट पैदा हो जाता है। यही वो स्थिति है जहां सवाल उठता है कि अमेरिका एक साथ इतने मोर्चे संभाल सकता है, क्योंकि युद्ध केवल सैनिकों से नहीं लड़ जाता। मिसाइल चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, वॉरशिप चाहिए, फ्यूल चाहिए, एमुनिशन चाहिए और सबसे बढ़कर एक विशाल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। लंबे युद्ध में एक और चीज निर्णायक बनती है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी। आपके पास आज कितने हथियार हैं महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है आप उन्हें कितनी तेजी से दोबारा बना सकते हैं। यही कारण है कि मल्टीपल फ्रंट वॉर किसी भी सुपर पावर के लिए सबसे कठिन स्ट्रेटेजिक सिनेरियो होता है और यही रीजनल वॉर तथा वर्ल्ड वॉर के बीच की सीमा दुगनी होने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा कोई देश नहीं है, सबसे बड़ा खतरा मिस कैलकुलेशन और फिर आता है उससे डरावने वाला सवाल, न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस सभी न्यूक्लियर पावर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियर वॉर निश्चित है। असल में न्यूक्लियर डिटेंस का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि जब दोनों पक्ष जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर में जीत किसी की नहीं होगी और बिना दोनों का होगा, तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार करना बेहद कठिन हो जाता है। इसलिए कहना गलत होगा कि दुनिया निश्चित रूप से न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही है, लेकिन रिस्क शून्य भी नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा न्यूक्लियर पावर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के करीब आएंगी, मिस कैलकुलेशन और अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन का खतरा उतना ही बढ़ेगा। इसलिए असली खतरा केवल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, असली खतरा वह चेन ऑफ इवेंट्स है जो किसी देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां उसे लगे अब पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा। तो क्या महाविनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इसका जवाब केवल हाँ या ना में देना सही नहीं होगा। रशिया का पूरे यूरोप पर हमला निश्चित नहीं है, चाइना ताइवान फुल स्केल वॉर निश्चित नहीं है, क्यूबा और अमेरिका के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कोई तय भविष्य नहीं है, लेकिन चिंता की असली वजह कुछ और है। एक ही समय पर इतने सारे जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट का मौजूद होना। अगर इनमें से 2 या 3 बड़े कॉन्फ्लिक्ट एक साथ एस्केलेट होते हैं और इनके अलायंस तथा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट आपस में टकराने लगते हैं, दुनिया एक ऐसी मल्टीपल फ्रंट ग्लोबल क्राइसिस में प्रवेश कर सकती है जिसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल, और यही शायद आने वाले समय का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्या दुनिया इन अलग-अलग संकटों को एक दूसरे से जुड़ने से रोक पाएगी? क्योंकि जिस दिन मिडिल ईस्ट का संघर्ष यूरोप के युद्ध और इंडो पैसिफिक के संकट से सीधे जुड़ गया, उस दिन सवाल ये नहीं रह जाएगा कि वर्ल्ड वॉर थर्ड कब शुरू होगा। सवाल ये होगा क्या हम पहले ही उसकी सीमा पार कर चुके हैं? अब आपकी क्या राय है? क्या दुनिया धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर थर्ड की तरफ बढ़ रही है, या न्यूक्लियर डिटरेंस और डिप्लोमेसी एक बार फिर दुनिया को बड़े विश्व युद्ध से बचा लेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप दुनिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स को आसान भाषा में लेकिन गहराई से समझना चाहते हैं तो ग्लोबल पंचायत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।